हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आपके पास 5 लॉज आते हैं आपके सिलेबस में, जो हमें ये बताते हैं कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन को होना है तो उसको कौन से नियम मानने होंगे, कौन से लॉज मानने होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ क्या कहता है, देखते हैं। दिस लॉ वॉज गिवन बाय एंटनी लेवेसर इन 1789। ये लॉ एंटनी लेवेसर के द्वारा दिया गया था 1789 में। इसके नाम में कुछ प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, तो वो आप देख लेना। इसके द्वारा दिया गया था ये लॉ कब, 1789 में। ये लॉ कहता क्या है, देखिए। पहली इसकी डेफिनेशन है, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देयर इज नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस। देखिए, जैसे आपके पास कोई भी अगर फिजिकल चेंज या कोई केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है, जहाँ आप कह सकते हो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उस केमिकल रिएक्शन में मास में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कोई रिएक्शन हो रहा है A प्लस B और आपको मिल रहा है C प्लस D। ठीक है, ये क्या है, जो रिएक्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। और ये क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स। इनको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स, जो आपको रिएक्ट करने के बाद मिलते हैं। ठीक है, जो रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने के बाद जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये लोग क्या कह रहा है कि किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज में, जैसे ये केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इसमें मास में कोई चेंज नहीं आएगा पूरे प्रोसेस में। मतलब कि जो टोटल मास है रिएक्टेंट्स का, ठीक है, मान लेते हैं A प्लस बी का कुछ मास है, मान लेते हैं X, ठीक है, और C प्लस D, इन दोनों प्रोडक्ट्स का जो मास है वो है Y। ठीक है, तो X इज इक्वल टू Y होगा। ठीक है, मतलब कि जो मास है रिएक्टेंट्स का वो प्रोडक्ट्स के इक्वल होगा। जहाँ ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में आप ना मास को क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि ये दोनों रिएक्ट हुए, ठीक है, और ये बन गया और जो इसका मास है ये ज़्यादा है और इसका मास कम है। ठीक है, जहाँ ऐसा हो गया कि इसका मास कम है और प्रोडक्ट बनने के बाद जो मास है आपके पास प्रोडक्ट्स का वो ज़्यादा है, ऐसा नहीं हो सकता। जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही प्रोडक्ट का होगा। मतलब कि जितना मास रिएक्ट करा है, ठीक है, उतना ही प्रोडक्ट में बनेगा। ऐसे नहीं है अपने आप से मास इसमें प्रोडक्ट में आके जुड़ गया या मास डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो टोटल मास है रिएक्टेंट का वो किसके इक्वल है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बना रहे हैं। ठीक है, अगर मैं रिएक्टेंट्स का अगर यहाँ मास निकाल लूँगा ना, वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल आएगा। ठीक है, चलिए एक बात और, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करने के लिए जो आपके पास जो इक्वेशन है ना वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं, आप देख सकते हो यहाँ रिएक्टेंट में कितने ऑक्सीजन है, 2, और यहाँ कितने हैं, 1, है ना। तो हमें यहाँ भी 2 करने पड़ेंगे, तो आगे मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ 2 लगाता हूँ तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो इधर भी 4 करने पड़ेंगे, तो यहाँ मैंने 2 लगा दिया। अब ये जो इक्वेशन है ये क्या हो चुकी है, पूरी बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, रिएक्टेंट्स का मास निकालता हूँ, ठीक है, और प्रोडक्ट का मास निकालता हूँ और देखते हैं ये इक्वल आता है या नहीं आता। वैसे ये हमेशा इक्वल ही आता है। ठीक है, यही तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। आपको पता है जो हाइड्रोजन का मोलर मास होता है वो क्या होता है, 1 ग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 4, तो 4 हाइड्रोजन का कितना मास होगा, 4 ग्राम। सिमिलरली ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो 16 ग्राम होता है। तो यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 32 ग्राम। और आपको पता है जो वाटर का मास होता है वो क्या होता है, 18 ग्राम होता है। ठीक है, और यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36। 32 प्लस 4 ग्राम कितना होता है, 36 ही होता है, और यहाँ भी क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। इसका मतलब जो रिएक्टेंट्स का मास है, रिएक्टेंट्स का जो मास है वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के मास के इक्वल है। ठीक है,
तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तो ये लॉ हमें क्या कहता है वो समझते हैं, बहुत ही आसान लॉ है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का। वाटर आपको पता है H2O होता है, ठीक है। जो H2O होता है ना, जो वाटर होता है, उसमें जो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन की मास रेशो है वो क्या होती है, 1:8 होती है। हर 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम क्या होता है, ऑक्सीजन कंबाइन होता है और वाटर बनाता है, ठीक है। तो ये रेशो जो होती है H2O की, ये फिक्स्ड होती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसका 1:8 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हमने 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया है, ठीक है, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा वाटर बनाने के लिए, ठीक है। या आप कह सकते हो 4 ग्राम जो हाइड्रोजन है वो 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा वाटर बनाने के लिए, ठीक है। ये काट कूट के आपके पास रेशो क्या बनती है, 1:8, ठीक है। ऐसे ये 1:8 बनता है ऐसे। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि कोई भी कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट्स की रेशो होती है, जैसे ये वाटर क्या है, एक कंपाउंड है, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट्स की रेशो है, एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, वो क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। जैसे कि 1:8 है। चाहे ये वाटर आप जहाँ से मर्जी उठा लो, नाले से, समुंदर से, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री से वाटर को मंगा लो, चाहे बिस्लरी का वाटर हो, कोई भी वाटर हो, ठीक है, उसमें जो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन की जो रेशो रहेगी बाय मास, वो क्या रहेगी, 1:8 ही रहेगी हमेशा। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल लेते हैं, CO2। CO2 में कार्बन टू ऑक्सीजन रेशो क्या होती है, आपको पता है कार्बन का जो मोलर मास होता है वो क्या होता है, वो होता है 12 ग्राम, ठीक है। और ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होता है, 16, और 16 × 2 क्या हो गया, 32, ठीक है। ये कार्बन टू ऑक्सीजन रेशियो है। इसको अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आऊँ तो इसको हम काट देंगे, मतलब कि इसको डिवाइड करेंगे। ये हम कर देते हैं 4 के टेबल में, ये होता है 4 3 और ये होता है 4 8, मतलब 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी जो बाय मास रेशो है वो क्या है, 3:8 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को जहाँ मर्जी से उठा लो, जोन से मर्जी कंट्री की कार्बन डाइऑक्साइड हो, जहाँ मर्जी ये पाई जाती हो, इसकी जो रेशियो है वो फिक्स्ड रहेगी 3:8, यही मतलब है, ठीक है। तो अब देखते हैं डेफिनेशन क्या है, या स्टेटमेंट क्या है लॉ की। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a compound always contains exactly the same proportion of elements by mass, ठीक है, यहाँ तक समझो। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो गिवन कंपाउंड है, ठीक है, जो कंपाउंड होता है, कोई भी कंपाउंड है मान लेते हैं, ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय मास, मतलब कि उस कंपाउंड में जो मास का प्रपोर्शन रहेगा, एलिमेंट्स के मास का जो प्रपोर्शन रहेगा, जहाँ हम कह सकते हैं एलिमेंट्स के मास की जो रेशियो रहेगी वो क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी, नो मैटर वेयर इट कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड। इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि वो जो कंपाउंड है वो कहाँ से आया है या उसको कैसे बनाया गया है, ठीक है, उसकी रेशियो हमेशा सेम ही रहेगी। जैसे वाटर की रेशियो 1:8 रहेगी, ठीक है। सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो बाय मास रेशियो है वो क्या रहेगी, 3:8 रहेगी, ठीक है। जहाँ से मर्जी हो और चाहे उसको जैसे मर्जी बनाया गया हो, ठीक है, रेशियो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यही कहता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, बहुत आसान है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय मास, नो मैटर वेयर इट कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लॉ देखते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, ये भी बहुत आसान है, ठीक है। देखिए ये लॉ हमें क्या कहता है, जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, ठीक है, और 2 एलिमेंट्स मान लेते हैं वो कंबाइन होके 2 से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये 2 तरह के कंपाउंड बना सकते हैं या और भी बना सकते हैं। जैसे कि एक कंपाउंड बन गया H2O, एक तो वाटर बनाया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने, और दूसरा जो कंपाउंड बनाया वो क्या बनाया, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड बना दी, ठीक है। तो ये दोनों कंपाउंड इन्हीं 2 एलिमेंट से मिलकर बने हैं, मतलब कि ये 2 एलिमेंट्स कंबाइन होके
दो कंपाउंड बना रहे हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये लिखा है व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो। मतलब क्या है कि जैसे कि ये देखिए, ये दो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि जो H2 है, ये H2 और ये H2 सेम है, ठीक है, ये फिक्स्ड है, दोनों में H2 है, ठीक है, जबकि जो ऑक्सीजन है इसमें O है और इसमें O2 है, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये लो कि द masses of one element that combines with fixed mass of one element, वन कौन सा एलिमेंट, ये वाला ऑक्सीजन एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट इसमें, ऑक्सीजन एलिमेंट, कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर, जो किसके साथ कंबाइन हुआ है, जो ऑक्सीजन है ये किसके साथ कंबाइन हुआ है, फिक्स्ड मास वाले के साथ। यहाँ H2 है, यहाँ भी H2 है, मतलब कि मास यहाँ हाइड्रोजन का सेम रहेगा क्योंकि दो ही इसके एटम्स हैं, ठीक है, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का मास क्या रहेगा, फिक्स्ड है। तो इसलिए कहा है कि द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का जो मास, जो कौन सा एलिमेंट, जो फिक्स्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन है, दोनों के हाइड्रोजन H2 और H2 है, ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये फिक्स्ड मास, दोनों में जो मास है हाइड्रोजन का वो फिक्स्ड है, उसके साथ क्या है, कंबाइन है, ठीक है, आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो। तो जो ये वन एलिमेंट है, वन एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन क्या होंगे, सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे। नहीं समझ आया आपको, देखिए यहाँ समझते हैं। एग्जाम्पल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है आपके पास ये दो कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, H2 और H2O2, ठीक है। अब देखिए अगर मैं हाइड्रोजन का यहाँ मास लिखूँ, H2O में हाइड्रोजन का मास कितना होगा, देखिए एक हाइड्रोजन का हम क्या लेते हैं, मोलर मास 1 ग्राम, तो यहाँ दो हैं तो दो का क्या हो जाएगा, 2 ग्राम, ठीक है। इसी तरह H2O2 में हाइड्रोजन का मास कितना है, 2 ग्राम, सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ सेम है, सेम का मतलब फिक्स्ड मास, फिक्स्ड मास, ठीक है, ये फिक्स्ड मास, ये वो वाला एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका जो मास है वो क्या है, फिक्स्ड है। अब दूसरा एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन। H2O में ऑक्सीजन का मास कितना है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का हम मोलर मास क्या लेते हैं, 16 ग्राम, 16 ग्राम, और H2O2 में कितना है, 32 ग्राम, 32 ग्राम, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो ऑक्सीजन है उसका एलिमेंट, उसका जो मास है वो क्या है, दोनों कंपाउंड में डिफरेंट है, ठीक है। तो ये लोग क्या कहता है कि जो ये डिफरेंट मास वाला है ना, डिफरेंट मास वाला जो एलिमेंट है, इन दोनों में एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन, डिफरेंट मास वाला, ठीक है, एलिमेंट की बात कर रहे हैं, कौन है वो एलिमेंट, ऑक्सीजन। तो जो डिफरेंट मास वाला जो एलिमेंट है ना, ठीक है, वो दोनों में एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। मतलब कि अगर मैं इन दोनों की रेशियो निकालूं, इसमें ऑक्सीजन की निकालूं और इसमें ऑक्सीजन की निकालूं, वो क्या आएगी, सिंपल रेशियो आएगी, मतलब कि जो रेशियो आएगी वो होल नंबर रेशियो आएगी। होल नंबर्स आपको पता नहीं क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे वाले नंबर्स, ठीक है, तो वो आएगी। ऐसे नहीं आएगी जैसे कि 2.5 आ गई, डेसिमल वाली नहीं आएगी कि 1.5 आ गई, ठीक है, पौना आ गई, ऐसे कुछ नहीं, सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगी, ठीक है। तो इसकी अगर मैं रेशियो निकालूँ, क्या निकालूंगा, 16:32, कटिंग कर देता हूँ, 4 के टेबल में काट देता हूँ, 4 4 जा, ठीक है, और ये आता है 4 8 जा। इसको थोड़ा हम और कटिंग कर सकते हैं इसको अब मैं क्या करता हूँ, 4 पे काट देता हूँ, ये 4 1 जा और ये आ गया 4 2 जा, तो रेशियो आपकी क्या आ गई, 1:2 आ गई। और ये क्या है, सिंपल रेशियो है, सिंपल होल नंबर रेशियो है, होल नंबर, सिंपल होल नंबर रेशियो है, ठीक है, यही लोग कहता है। दोबारा से समझते हैं, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो कंबाइन हुए हैं एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, दो कंपाउंड बनाए ना, H2 और H2O2, ठीक है। तो द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का मास जो कि फिक्स मास के साथ कंबाइन है, कौन से एलिमेंट का, ऑक्सीजन एलिमेंट का, जो फिक्स मास वाले के साथ कंबाइन है। फिक्स मास वाला कौन है, हाइड्रोजन। तो वो वाला एलिमेंट जो फिक्स मास के साथ कंबाइन है, कौन एलिमेंट ऐसा है जो फिक्स मास के साथ कंबाइन है, ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन का जो मास है वो फिक्स्ड है। तो ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन है आर एन सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है। तो इस एलिमेंट का जो मास होगा जो फिक्स मास के साथ कंबाइन है, उस एलिमेंट का जो मास होगा मतलब कि ऑक्सीजन का दोनों कंपाउंड्स के अंदर, वो क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। तो ये रेशियो आपने देखी ना 1:2 में है। इसका हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलकर दो तरह के कंपाउंड्स बना सकते हैं। मान लेते हैं हम दो कंपाउंड मान लेते हैं, एक बनाया उसने CO कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बनाया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए ये इसमें हम लिखेंगे इस कॉलम में कार्बन का मास और इसमें ऑक्सीजन का। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का मास कितना होगा, आपको पता है मोलर मास कितना 12 होता है, 12 ग्राम, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, 12 ग्राम होगा। इसका मतलब क्या है, जो कार्बन ऐसा एलिमेंट है जिसका जो मास है वो क्या है, फिक्स्ड, ठीक है। ऐसा एलिमेंट है जिसका जो मास है फिक्स्ड। तो हमें इससे लेना देना नहीं है, हमें लेना देना किससे है, वो वाले एलिमेंट से जिसका जो मास है, ठीक है, वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट किसका है यहाँ, ऑक्सीजन का। क्यों, कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या मास है 16 और कार्बन डाइऑक्साइड में 16 × 2 32, ठीक है। तो ये मास है, तो हमें इसकी रेशो निकालनी है और इसकी रेशो क्या होगी, सिंपल होल नंबर रेशो होगी, ये भी होगी 1:2 हो जाएगी, ठीक है। तो यही लॉ आपका कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि जो आपका डिफरेंट मास वाला है ना, कि जो फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन है, उसकी होल नंबर रेशो जो एक से ज़्यादा कंपाउंड्स में क्या होगी, उसकी जो रेशो होगी वो क्या होगी, होल नंबर रेशो होगी, सिंपल होल नंबर होगी, ठीक है। जैसे ये है, होल नंबर में आ रहा है ना रेशो ये। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, लॉ गे-लोसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। ये भी बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। इसमें भी पहली बात, ये लॉ गैसेस में अप्लाई होता है, ठीक है, ये सॉलिड्स और लिक्विड्स में अप्लाई नहीं होता। ये जो लॉ है ये सिर्फ गैसेस की बात करता है। ये लॉ कहता है क्या, देखिए जैसे दो गैसेस हैं, ठीक है, वो आपस में रिएक्ट कर रही हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जो समझते, जैसे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दोनों रिएक्ट कर रही हैं, क्या बना रही हैं, वाटर वेपर बना रही हैं। वाटर वेपर भी एक तरह की गैस ही होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो है वो मान लेते हैं 100 ml है, जो और ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है वो 50 ml है, ठीक है। वाटर वेपर का जो वॉल्यूम है वो 100 ml है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मत कंफ्यूज हो जाना कि इसका 100 ml है, इसका 50 ml है, तो इसका 100 ml कैसे है। हम यहाँ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे, यहाँ वॉल्यूम्स की बात हो रही है। और ऐसा कोई लॉ नहीं है जो हमें ये कहता हो कि वॉल्यूम जो होते हैं वो कंजर्व होते हैं। जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, वैसे कोई ऐसा लॉ नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम भी होता है, तो वॉल्यूम वेरी करते हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो क्या है 100 ml, ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है वो 50 ml है, और वाटर वेपर का जो वॉल्यूम है वो क्या है 100 ml है। और यहाँ जो टेम्परेचर एंड प्रेशर है ना वो सेम है हर एक गैस के। हाइड्रोजन का भी टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, ऑक्सीजन के ऊपर भी जो टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, और वाटर वेपर के ऊपर भी टेम्परेचर और प्रेशर सेम है। अब मैं इन वॉल्यूम्स का क्या करता हूँ, रेशो निकालता हूँ, वॉल्यूम्स की रेशो निकालता हूँ, 100:50:100, ठीक है। तो कटिंग करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये 50 1 जा, ये 50 2 जा, ये भी 2 जा, ठीक है। 2:1:2 आ गई, ठीक है। और ये क्या है, फिर से वो क्या है, होल नंबर रेशो है। क्या है ये, होल नंबर रेशो है। बस यही लो कहता है। लो क्या कहता है, जब गैसेस रिएक्ट करती हैं, ठीक है, तो जो वॉल्यूम्स होंगे रिएक्टिंग गैसेस के, ये दो गैसेस रिएक्ट कर रही हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके जो वॉल्यूम्स होंगे वो प्रोडक्ट के वॉल्यूम के साथ क्या करेंगे, होल नंबर रेशो बनाएंगे, ठीक है। जो वॉल्यूम्स का रेशो होगा रिएक्टिंग गैसेस का, वो प्रोडक्ट के साथ क्या होगा, होल नंबर होगा, होल नंबर रेशो होगा, प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट, कि जो टेम्परेचर और प्रेशर हैं वो क्या होने चाहिए, सबके सेम होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। बस यही लो कहता है, कितना आसान है। व्हेन गैसेस रिएक्ट द वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टिंग गैसेस एंड प्रोडक्ट्स, जो वॉल्यूम्स हैं गैसेस के जो रिएक्ट कर रही हैं और जो प्रोडक्ट बना है, ठीक है, बियर सिंपल होल नंबर रेशो, उनकी आपस में जो रेशो होगी ना वॉल्यूम्स की इन गैसेस के, वो क्या होगी, सिंपल होल नंबर रेशो होगी, प्रोवाइडेड, ये कंडीशन याद रखनी है कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं, एवोगैड्रोस लॉ। ये लॉ क्या कहता है,
बहुत आसान है ये भी, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मान लेते हैं ये कंटेनर है, ठीक है, जिसमें 1 लीटर नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, मतलब कि वॉल्यूम क्या है यहाँ 1 लीटर, 1 लीटर, ठीक है। और यहाँ ऑक्सीजन भरी पड़ी है और यहाँ जो वॉल्यूम है वो क्या है 1 लीटर, ऑक्सीजन का भी वॉल्यूम 1 लीटर है, ठीक है। और यहाँ एक कंडीशन हम अप्लाई कर देते हैं, जो प्रेशर है गैसेस के ऊपर और जो टेम्परेचर है दोनों पे वो क्या है कांस्टेंट है, मतलब सेम है। दोनों गैसेस का जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो क्या है सेम है, ठीक है, समझ आ गई। अब देखिए वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है और प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का सेम है, मतलब वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये लोग क्या कहता है, अगर वॉल्यूम सेम है और प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का कांस्टेंट है, मतलब कि दोनों का प्रेशर और टेम्परेचर भी सेम है, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ गैसेस आर सेम। मतलब कि नाइट्रोजन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से बनी होएगी ना, इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत सारे, तो जो नाइट्रोजन 1 लीटर नाइट्रोजन के अंदर जो जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स 1 लीटर ऑक्सीजन में होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है, 1 लीटर, ये भी 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर है, ठीक है, और प्रेशर और टेम्परेचर भी क्या है सेम है। तो एवोगैड्रो लॉ यही कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, ठीक है, जितनी भी गैसेस हैं, ठीक है, जो कि क्या है इक्वल वॉल्यूम की हैं, एट द सेम टेम्परेचर पे और सेम प्रेशर पे, कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनके पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। बहुत आसान लो है कि अगर वॉल्यूम सेम है और टेम्परेचर और प्रेशर सेम है हर गैस का, ठीक है, तो हर गैस में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या होंगे सेम होंगे। ये था एवोगैड्रो लॉ, ये दिया था अमेडियो एवोगैड्रो ने, ठीक है। तो ये थे आपके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन।